दोस्तों आज हम बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड की। HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते समय मैं इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल्स की बात करूंगा, साथ में ट्रेडिंग के लिए हम क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्या हमारे टारगेट बन के आएंगे उसकी बात करूंगा। साथ ही लंबे समय के नज़रिए यानी कि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इसमें हमारा क्या टारगेट वगैरह हो सकता है उसकी बात करूँगा। साथ में मार्केट का एक ओवरव्यू लेकर भी चलूँगा जिसमें मैं मार्केट के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। हालांकि HDFC बैंक के फंडामेंटल बताने का मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर जैसा है, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग नए होते हैं, तो उम्मीद है कुछ नए लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं इसकी बात करूँगा। तो स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा समय गंवाए बिना। तो HDFC बैंक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। चाहे कोई PSU बैंक भी, अगर SBI से भी इसका मार्केट कैपिटल वगैरह देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा है। तो मार्केट कैपिटल इसका है 819,000 करोड़ का। P रेशियो करीब 27 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि इस तरह के स्टॉक्स में P रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता ही है, और लेकिन 27 का है तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक काफ़ी महंगा ट्रेड कर रहा है, 1500 के आसपास भी ये ट्रेड कर रहा है, जो बुक वैल्यू से करीब 5 गुना मान सकते हैं आप लगभग है। कुछ न्यूज़ फ्लो वगैरह चली थी इसमें, 80 का जो निर्णय आना था, तो जो लोन के थे फैसले वगैरह, उसका कुछ इम्पैक्ट था बैंकिंग शेयरों पे। हालांकि बाद में जो फैसला आया उसमें जो न्यूज़ आई तो वो फेवर में ही निकली बैंक के, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, मतलब अपने हाई से थोड़ा नीचे आया था, करेक्ट हुआ था, तो इसकी ऐसी स्थिति में मैं क्या करना चाहिए उसके बारे में वीडियो में बना रहा हूँ। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था दिसंबर 2019 का की तुलना में 2020 के क्वार्टर की तुलना करेंगे तो 14% का मुनाफा इसमें बढ़ के आया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अदर पैरामीटर जो है नेट सेल वगैरह भी बढ़ी है, अदर इनकम भी बढ़ी है, टोटल इनकम भी बढ़ी है। हालांकि टोटल एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़े हैं 12% के हिसाब से। और इसमें हम अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो करीब 20-22% के हिसाब से है, और FII भी लगभग इसमें 30% के ऊपर है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। कई ब्रोकरेज हाउस ने इसमें बाई का कॉल दिया हुआ है। अगर 3 साल 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। हालांकि मार्केट जब कोरोना संकट के बाद से काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया, तो रिटर्न तो इस समय लगभग हर शेयर में अच्छे ही आ रहे हैं। ऑल टाइम लो इसका केवल ₹2.40 का है, ऑल टाइम हाई 1650 का है। तो अगर किसी ने इसको लो के आसपास कभी लेके रखा होगा किसी ज़माने में, मान लीजिए 3 या 4 रुपये में लिया होगा, और करीब अभी ये 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से हिसाब लगा के देखिएगा कितने % का इसमें रिटर्न आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो बुक वैल्यू इसकी है लगभग 310 की इसमें दिखा रहा है स्क्रीनर में। डाटा भी अलग अलग होते हैं हर साइट्स के, लेकिन एक अंदाज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें अच्छाइयों में देखिए, कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, काफ़ी बढ़िया है। कंपनीज मीडियन सेल ग्रोथ भी अच्छी है। और जैसा कि बता रहा था कि स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 4.79 टाइम्स इट बुक वैल्यू पे कर रहा है, तो काफ़ी महंगा है। हालांकि इस तरह के स्टॉक महंगे रहते ही हैं। ब्लू चिप स्टॉक HDFC बैंक और रिलायंस वगैरह हो गए, वो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं। लेकिन मार्केट हमारा ऐसे ही काम करता है, और जो स्टॉक बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे काम कर रहे हैं, जैसे भेल हो गया, PSU सेक्टर के काफ़ी स्टॉक हो गए, ONGC वगैरह हो गए, उनको बुक वैल्यू के बराबर भी वैल्यू नहीं मिल रही है, और उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी भी, जबकि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है। तो मार्केट ऐसे ही होता है। इन्हीं सब खेलों को समझेंगे आप मार्केट में, तभी आप पैसा बना पाएंगे। बाकी कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लाइबिलिटीज़ वगैरह, ये सब कोई खास बात नहीं है। अदर बैंकिंग कंपनियों की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में इसके बाद नंबर 2 पे ICICI बैंक आती है, जिसका मार्केट कैपिटल लगभग HDFC बैंक से आधा ही है। जहाँ तक डिविडेंड की बात है, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक या PSU बैंक डिविडेंड आपको नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई तुलना की बात ही नहीं है। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो किसी भी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़ होती है मेरे हिसाब से। तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो पहले जहाँ ये लगभग हर क्वार्टर में 5000 करोड़ के आसपास, 5,500 करोड़ के हिसाब से मुनाफा दे रही थी, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये 6, 7, 8 हज़ार करोड़ तक आ गया है।
जो दिसंबर 2020 का क्वार्टर था उसमें यह देखिए 8,758 करोड़ का मुनाफा आया है, जो काफ़ी बढ़िया है। उन सभी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ तक कि मार्च 2020 के क्वार्टर में भी जो कोरोना संकट था और काफ़ी कंपनियों के जो क्वार्टर रिजल्ट आए थे नेगेटिव में, तो ऐसे में भी HDFC बैंक में कोई समस्या नहीं आई और लगभग उसी तरह के इसमें मुनाफा दर्ज हुए जैसा उसके आसपास के क्वार्टर में आ रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है। बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक होता है NPA जो होता है। उस पैरामीटर्स पे भी आप इसको देखेंगे तो पहले जहां NPA 1% के ऊपर हुआ करता था, 1.42% तक गया है किसी क्वार्टर में, लेकिन अभी का जो क्वार्टर आया है दिसंबर 2020 का, उसमें 1% के भी नीचे चला गया, केवल 0.81% यानी 0.81% का NPA है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। तो टेक्निकल की बात तो करेंगे, लेकिन फंडामेंटल जितने अभी तक दिखे हैं वो बहुत ही धांसू दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। प्रमोटर होल्डिंग इसमें देखिए 25-26% की है लगभग। तो प्रमोटर होल्डिंग एक ऐसा पैरामीटर है जो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। हर कंपनी में एक अलग तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। तो प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है या कम है, 80% है या 20%, इससे कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। कई बार यस बैंक की मैं बात करूंगा जिसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, उसके बाद भी उसकी क्या दशा हुई वो बताने की ज़रूरत नहीं है। FII की बात करते हैं, जो 40% के आसपास पहले भी था मार्च 2018 में, अभी भी 40 के आसपास ही बना हुआ है। DII 21% है, पब्लिक के पास 12-13% है। तो इस तरह की स्थिति इसमें है। अब हम सीधे टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल में हमारे सामने वनडे चार्ट है, जिसमें इस तरह समय बाजार में एक फैशन चला हुआ, ऑपरेटर जो है किसी भी टेक्निकल को फॉलो नहीं करते हैं। वो स्टॉक को टेक्निकल ब्रेक करके नीचे लाते हैं, फिर जब लोगों को लगता है कि इंडेक्स यहाँ से और नीचे जाएगा, स्टॉक और नीचे जाएगा, तो वहीं से वो रिवर्सल मार जाता है। तो जो लोग प्योर टेक्निकल के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से मार्केट नहीं है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप मार्केट में ट्रेडिंग इस समय कर पाएंगे। रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी आपको अनुमान लगा के काम करना पड़ता है इस समय, तो उसी हिसाब से आपको देखना होगा। तो ये देखिए 20 डेमा 50 डेमा और पिवट पॉइंट जो था उसके नीचे आ गया था। पिवट पॉइंट का जो पहला रेजिस्टेंस है, आप अभी इतने सारे इसमें पैरामीटर होते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप कह सकते हैं इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इसने वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, लेकिन जो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो होता है 20 डेमा वो माना जाता है किसी भी अच्छे स्टॉक के लिए, वो इसने ब्रेक कर दिया था। 50 डेमा भी ब्रेक कर दिया था और पिवट पॉइंट भी ब्रेक किया था वनडे चार्ट पे, उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी। हालांकि अभी भी इसके ऊपर नहीं गया है, लेकिन मार्केट का जैसा मोमेंटम उसके हिसाब से ऐसा लगता है स्टॉक जल्दी ऊपर ये जा सकता है। जहाँ तक RSI की बात है वनडे चार्ट पे, तो ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में था। MACD में भी क्योंकि स्टॉक ने कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं दिखाया, तो इसलिए कोई बढ़िया मूवमेंट अभी इसमें नहीं आई। जब स्टॉक अच्छी मूवमेंट में आ जाएगा MACD, तो उसके बाद लेट सिग्नल ही दिखाता है। इसके पहले इसने एक लो लगाया है हाल में 1450 रुपये का, उसके बाद एक मूवमेंट इसने दिखाया था 100 रुपये ऊपर जाके, फिर दोबारा नीचे आ गया है। अभी ये 1486 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम वनडे चार्ट पे ये स्थिति बनती है। थोड़ा सा हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं और पहले हम निवेश की भी बात कर लेते हैं। तो स्टॉक जैसा कि आपको पता है गया था क्रैश का, कोरोना जब हुआ था 738 का लो लगा के, उसके बाद 1600 कुछ का इसने हाई लगाया है, 1631 का, 1641 का। तो वहाँ से आप देख सकते हैं डबल हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई खरीद नहीं पाया होगा, बहुत कम लोग खरीदे होंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको ऊपर में 1200-1300 में खरीदा होगा और पैनिक में आके इसको 800-900 में बेच दिया होगा, नीचे खरीद भी नहीं पाए होंगे और स्टॉक ऊपर चला गया होगा। तो मार्केट में इसी तरह से होता है, आपको जब सब पैनिक की सिचुएशन हो तभी अच्छे स्टॉक में एंट्री लेने का बहुत ही बढ़िया मौका होता है। लेकिन बाद में सब चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जिससे मार्केट में पैनिक बचा होता है उस समय स्टॉक को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है और नई खरीदारी करना तो और भी मुश्किल होता है। खैर इन सब बातों से उबरते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं। तो मेरा मानना है HDFC बैंक फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और अभी भी इसमें थोड़ा करेक्शन है। मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन में कि काफ़ी लोग उसमें ज़बरदस्ती शॉर्ट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। कई बार स्टॉक्स वो ले लेते हैं, स्टॉक्स में फंस जाते हैं, तो स्टॉक्स में वो तो शॉर्ट पे वो नहीं करते हैं, एक टोटल इंडेक्स में शॉर्ट कर देते हैं। इसका नतीजा होता यह है कि इंडेक्स नीचे जाता नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग किसी इंडेक्स में शॉर्ट हो जाते हैं तो इंडेक्स को ऑपरेटर ऊपर ही रखते हैं। स्टॉक आपके नीचे होते रहेंगे, उसमें रोटेशन चलता रहेगा, कभी कोई स्टॉक नीचे जाएगा, कभी कोई ऊपर जाएगा, इंडेक्स मैनेजमेंट होता रहेगा। इंडेक्स में क्रैश नहीं आता है। मार्केट में गिरावट जो बड़ी तभी आएगी जब लोगों को लगेगा कि मार्केट अब नहीं गिरेगा। जब तक लोगों को लगता है कि मार्केट काफ़ी ऊपर है, मार्केट करेक्शन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो HDFC बैंक में हमारी नीति ये रहेगी कि जब भी आपको डिप मिले आप बाई करिए,
अगर ये 20 डेमा के आसपास आया था वीकली चार्ट पे, जो इसका 1450 के आसपास बनता है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, तो आप यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक ऐसा है, इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं रह सकते, या तो छोटा स्टॉप लगाएंगे तो ट्रिगर हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। HDFC बैंक जैसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है, तो बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेड करना होगा। मार्केट में किसी वजह से जब भी बड़ी करेक्शन आएगी, अभी आए या 6 महीने बाद आए, तो आपको जब भी मौका मिले लोअर लेवल पे उसको कलेक्ट करते रहिए। और लंबा नज़रिया इसमें आप 2 से 3 साल का रखेंगे तो निश्चित रूप से स्टॉक 2500 तक आराम से जा सकता है। और ब्लू चिप कंपनी है तो आपका पैसा इसमें हमेशा सुरक्षित रहेगा, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये तो हुआ लॉन्ग टर्म का नज़रिया। अब हम सीधे वनडे चार्ट पे, मैं आपको पहले भी बात कर रहा था, उसी पर आते हैं और एक शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेते हैं 15 से 20 दिन के हिसाब से आसपास का, कम से कम अप्रैल एक्सपायरी के हिसाब से। तो इसमें ये सिचुएशन बनी थी 1450 का इसने लो लगा के वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही गया है। इसमें हम ऑप्शन चार्ट से देखते हैं और फिर एक लेवल टारगेट बना लेते हैं। देखते हैं आप, हमारे सामने HDFC बैंक का ऑप्शन चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हो रखी है वो देखिए हो रखी है 1400 के स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है 2025। और यहाँ पे नंबर 2 पे आता है 1553, ये 1500 के स्ट्राइक प्राइस पे। ये जो 1400 के स्ट्राइक प्राइस पे जो ज़्यादातर पुट राइटिंग हो रखी है, इसे आप हेजिंग भी मान सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक काफ़ी ऊंचे लेवल पे ट्रेड करता है तो उससे दूर का जो स्ट्राइक प्राइस है तो वहाँ से हेज करके लोग इसको होल्ड करते हैं, खासकर FIIs वगैरह और जो बड़े फंड्स वगैरह होते हैं। तो इससे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको 14 तक ये ज़रूरी चला जाएगा या उसके आसपास तक चला जाएगा, ये हेजिंग के लिए भी होता है। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, ये भी देखिए यहाँ पे, ये 1500 के प्राइस पे है। इसके हिसाब से अभी इसका मानना है कि मतलब 1500 के ऊपर जाना इसका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्केट का जैसा मोमेंटम मुझे लगता है आसानी से 1500 पार कर जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन भी करेगा। हालांकि एक बार अटेम्प्ट ये फेल हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे, मार्केट और जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, तो HDFC के बैंक के बिना ऊपर जाए वो ऊपर नहीं जा सकता। तो ये 1500 के लेवल निश्चित ही क्रैश होगा, और ये जो कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रखी है ये बैकवर्ड पे चली जाएगी, जो स्टॉक को काफ़ी ऊपर खींच के ले जाएगी। तो हम पहला टारगेट इसमें 1540 का रखेंगे, दूसरा टारगेट हमारा बन के आएगा 1590 का। तो हमारा स्टॉप लॉस जो बन के आएगा वो 1450 का बनेगा, और पहला टारगेट 1540 और दूसरा टारगेट 1590 का। ये शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। बाकी अगर आप थोड़ा लंबा नज़रिया रखेंगे तो स्टॉक दोबारा से ये अपना ऑल टाइम हाई पार करके 1600-1700 के लेवल पे जा सकता है। थोड़ा टाइम अगर 2-4 महीने का आप नज़रिया रखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा टारगेट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये तो हुई HDFC बैंक में हमारी बात। बाकी आपको वीडियो ठीक लगा होगा उम्मीद है। तो बाकी मार्केट की डिटेल वगैरह चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।